गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। पिछली क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत यानी अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत समझा था और उसके बाद हमने अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में समझा था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था ताप का प्रभाव, अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ताप के प्रभाव में हमने आपको सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है ये बताया था। उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब हम इस लेसन के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका अंतिम टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि अभिक्रियाएं वास्तविकता में दो प्रकार की होती हैं, है ना। एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, सरल अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही चरण में पूर्ण हो जाती हैं, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती हैं। और जटिल अभिक्रियाएं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं वो एक से ज्यादा चरणों में पूर्ण होते हैं। तो जब एक चरण में पूर्ण हो जाती है अभिक्रिया, सरल अभिक्रियाओं की बात करें, एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करें, तो उन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं पर निर्भर करती है। वही एक अगर वो अभिक्रिया मंद गति से हो रही है तो हम उसकी दर की गणना कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं, है ना। और अगर कई चरणों में हो रही है, कई पदों में हो रही है, तो उनमें जो सबसे मंद गति से हो रहा होगा, जो चरण सबसे धीमी गति से हो रहा है, वो उसका वेग निर्धारक पद है, वेग निर्धारक चरण है। तो इस वेग निर्धारक चरण से ही हमें अभिक्रिया की दर के बारे में पता चलता है। तो देखिए, आणविकता क्या है। आणविकता सीधे शब्दों में समझें कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं की संख्या जो परस्पर टकराकर उत्पाद बनाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं की संख्या मैं कह रहा हूं, अभिकारी अणुओं की संख्या जो परस्पर टकराकर उत्पाद बनाते हैं, यानी कि अभिक्रिया जिनकी वजह से होती है, उन अभिकारी अणुओं की संख्या को हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलैरिटी, है ना। तो यहां देखिए लिखा हुआ है, दो परिभाषाएं हमने लिखी हैं यहां पे। पहला, किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पदों में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अर्थात उत्पाद बनते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अभिक्रिया के प्रारंभिक पदों में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, लेकिन वो परस्पर आपस में टकराने चाहिए और अभिक्रिया उनकी वजह से होनी चाहिए। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों में, भाई जब कई स्टेप में अभिक्रिया होती है तो उसमें हमें सारे स्टेप से मतलब नहीं होता, हमें उसमें जो सबसे मंद गति से जो पद हो रहा होगा, जो चरण सबसे धीमी गति से हो रहा होगा, वो उसका वेग निर्धारक पद है। तो उस पद में, और बाकी चरणों में नहीं, तो वेग निर्धारक पदों में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनके परस्पर टकराने से उत्पाद बनते हैं, मतलब अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे ये देखिए, पहली अभिक्रिया लिखी है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन होता है, तापीय वियोजन। तो ये NO2 गैस और O2 गैस में परिवर्तित होता है। तो अभिक्रिया में अभिकारक का एक अणु है, तो ये एक अणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता एक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, 2Hi बनाता है, तो दो अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये द्विअणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता 2 है ना। SnCl2 FeCl3 से अभिक्रिया करके
SnCl4 और FeCl2, SnCl2 स्टैनस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करके स्टैनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। ये इसमें देखिए स्टैनस क्लोराइड का एक अणु और फेरिक क्लोराइड का 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये त्रिअणुक अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया की आणविकता 3 है। वैसे 3 से ज्यादा आणविकता वाले अभिक्रियाएं बहुत रेयर हैं, बहुत ज्यादा कम है, या कह लीजिए नहीं के बराबर है, क्योंकि 3 से ज्यादा अभिकारी अणु परस्पर आपस में टकरा नहीं सकते। भाई बहुत ज्यादा अभिकारक हो जाएंगे, है ना, तो परस्पर टक्कर नहीं हो पाएगा, सभी को एक दूसरे के साथ टकराना है और एक साथ टकराना है, तभी आणविकता उसको कहेंगे। तो इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा आणविकता बहुत रेयरेस्ट है, और आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। आणविकता शून्य होने का मतलब अभिकारक है ही नहीं, है ना, अभिकारक का एक भी अणु नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अगर अभिकारक का एक भी अणु नहीं है तो अभिक्रिया क्यों होगी? अभिक्रिया की आणविकता न तो भिन्नात्मक हो सकती है अभिक्रिया की कोटि की तरह, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है, लेकिन ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये अनंत भी नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, और 3 से अधिक सामान्यता नहीं होती। तो ये तो अभिक्रिया की आणविकता के संबंध में था। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है? ये कोटि जैसा कुछ लगता है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एक डिफरेंस मैंने यहां पे लिखा है ना, परिभाषा को ही अंतर बनाया है मैंने। परिभाषा क्या थी? अभिक्रिया की आणविकता क्या है? अभिक्रिया के वेग निर्धारक पदों में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या है, जबकि कोटि क्या है? अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में, वेग नियम व्यंजक रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सांद्रता पद यूज किए गए हैं, जो सांद्रता के पद इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी जो घातें हैं, उन घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि है। तो दोनों की परिभाषाओं में बहुत अंतर है। ये अभिकारी अणुओं की संख्या अणु गिन लेंगे, अभिक्रिया की आणविकता बता देंगे, लेकिन इसके लिए अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक लिखना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि सांद्रता पर कितनी घातें हैं, उन घातों को जोड़कर कोटि निकाली जाती है। पहले नोट करिए इसको, तो इसके बाद और अंतर मैं आपको स्पष्ट करता हूं इसमें। अब देखिए दूसरा अंतर समझते हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में। दूसरा अंतर, एक तो परिभाषा का अंतर है, वो हमने आपको पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, अभिक्रिया की जो आणविकता है ये सैद्धांतिक मान है। जो सूत्र जो हमें दिखाई दे रहा है, अणुओं की संख्या जो हमें अभिक्रिया में दिख रही है, वही आणविकता होती है। तो इसमें कोई प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान नहीं है, ये एक सैद्धांतिक मान है ना, जो सबसे मंद गति से होने वाली चरण में उपस्थित अभिकारी अणुओं की संख्या है। और जबकि अभिक्रिया की कोटि वेग नियम व्यंजक द्वारा प्राप्त होता है, तो वेग नियम व्यंजक हमने देखा था अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में कि वेग नियम व्यंजक प्रयोगों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है। तो यह प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है। यह सदैव पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, और यह पूर्ण संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक सामान्यतः नहीं होती, जनरली नहीं होती। ऐसी अभिक्रियाएं बहुत रेयरेस्ट हैं जिनकी आणविकता 3 से ज्यादा हो।
लेकिन अभिक्रिया की कोटि 3 से ज्यादा हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती, जबकि अभिक्रिया की कोटि ताप और दाब पर निर्भर करती है, क्योंकि अभिक्रिया की दर ताप और दाब पर निर्भर करती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप और दाब पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया की कोटि भी ताप और दाब पर निर्भर करती है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं प्रथम कोटि की होती है, लेकिन उनको कहते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें होते तो 2 अभिकारक हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती, दूसरे पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि दूसरा बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, तो उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं कर पाती। तो ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं, लेकिन उनमें होते 2 अभिकारक हैं, इसलिए उनकी आणविकता 2 होती है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। जैसे हम यहां बता दें आपको, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, इन अभिक्रियाओं में 2 अभिकारक उपस्थित होते हैं, परंतु एक अभिकारक की सांद्रता अत्यधिक होने के कारण अभिक्रिया की दर ऐसे अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अतः जैसे एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है, ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभिकारक B जो है ये लार्ज एक्सेस में है, तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो वेग स्थिरांक K और केवल अभिकारक A की सांद्रता पर निर्भर करेगी प्रथम घाट पर, B की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि वो इतने ज्यादा अमाउंट में है कि सांद्रता का आकलन नहीं हो पाता। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बहुत से उदाहरण हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दिए भी थे, और भी देता हूं, है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण बता दूं मैं।
जैसे देखिए उदाहरण, ये C12H22O11 सुक्रोज है। इसका जब जल अपघटन होता है अम्ल की उपस्थिति में, तो ये एक अणु ग्लूकोज का बनाता है और एक अणु फ्रक्टोज का बनाता है। एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। तो इसमें जो जल उपस्थित है ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जितनी भी जल अपघटन वाली अभिक्रियाएं होती हैं उसमें जल बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। तो इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो वेग स्थिरांक C12H22O11 पर डिपेंड करता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता 2 अभिकारक हैं तो आणविकता 2 हुई। ठीक है, ऐसे देखिए यह भी एक उदाहरण है CH3COO C2H5। यह भी उदाहरण मैंने आपको दिया था। इसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में होता है तो CH3COOH और C2H5OH बनाता है। यहां पे भी जल बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक CH3COO C2H5 की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको। तो मैं आपको जो बता रहा था कि सरल और जटिल अभिक्रियाएं क्या होती, ये मैं आपको समझा देता हूं। हो गया होगा। आइए अब बात करते हैं सरल और जटिल अभिक्रियाओं की। सरल या प्रारंभिक अभिक्रियाएं, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए, जो अभिक्रियाएं केवल एक ही चरण में पूरी हो जाएं, उनको हम सरल या एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। सरल या प्रारंभिक अभिक्रियाएं, है ना। यह अभिक्रियाएं एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है। जैसे
एक उदाहरण ले लें, NO ओजोन से अभिक्रिया करके NO2 और O2 बनाता है। तो ये एक ही चरण में पूर्ण हो जाने वाली अभिक्रिया है और इसमें ये कितनी है, ये एक अणु इसका और एक अणु इसका है ना, तो द्विआण्विक या द्विअणुक लिख लेते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया है ना। और इसमें अभिक्रिया की जो दर है वो वेग स्थिरांक NO की सांद्रता की प्रथम घात पर और O3 की सांद्रता की प्रथम घात पर, यानी अभिक्रिया की कोटि भी निर्धारित की जा सकती है एक ही चरण में। तो अभिक्रिया की जो कोटि है 1 + 1 = 2, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और द्विआण्विक अभिक्रिया है, मतलब कि आणविकता भी 2 है और कोटि भी 2 है। तो ये तो सरल अभिक्रियाओं में जरा कुछ समस्या नहीं है। दूसरा देखिए, जटिल अभिक्रियाएं। जटिल अभिक्रियाएं इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जटिल अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक से अधिक चरणों में पूरी होती हैं, मतलब एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं, 2 स्टेप में पूर्ण हो सकती हैं, 3 स्टेप में पूर्ण हो सकती हैं, 4 स्टेप, 5 स्टेप, कभी कभी और भी ज्यादा स्टेप में पूरी होती हैं। तो कई चरणों में पूर्ण होती हैं और हर चरण का अपना अपना दर होती है, अपनी अपनी स्पीड होती है। तो कैसे हम अब पूरी अभिक्रिया की दर कैसे हम निर्धारित करेंगे? तो पूरी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने के लिए जो उन चरणों में से जो सबसे मंद गति से जो चरण हो रहा है, जिस चरण की गति सबसे मंद है, वही चरण अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेगा और उसको वेग निर्धारक चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग निर्धारक चरण, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यह अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक चरणों में पूर्ण होती हैं और सबसे मंद गति से होने वाला चरण संपूर्ण अभिक्रिया की दर निर्धारित करता है। निर्धारित करता है ना। इस चरण को हम लोग, इस चरण को वेग निर्धारक चरण कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण लेके मैं समझाता हूं आपको, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए N2O5 का जो वियोजन है NO2 और O2 में, तो संतुलित करेंगे तो इसको यहां पे 2 आएगा और यहां पे 4 आएगा। यह संतुलित है। तो अभिक्रिया की जो दर होनी चाहिए वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक N2O5 की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। सही क्या है? अगर इसकी क्रियाविधि देखें, क्रियाविधि,
अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझें तो क्रिया विधि देखने पर ये दो चरणों में होता है। चरण एक में क्या होता है, N2O5 टूट कर NO2 और NO3 में बट जाता है, और दूसरे चरण में, चरण 2 में, जो N2O5 का दूसरा मॉलिक्यूल है ये NO3 जो पहले चरण में बना है उससे अभिक्रिया करता है। अब देखिए 2 और 3, तो 3 NO2 में बदल जाता है। 3 NO2 और देखो 5 3 8 ऑक्सीजन है, यहां पे 6 है तो प्लस O2। दोनों चरणों को जोड़ देंगे तो ये NO3 से NO3 कट जाएगा, तो 2 N2O5 हो गया, 3 और 1 4 NO2 हो गया और O2 हो गया। तो इसमें जो प्रथम चरण है वो मंद गति से होता है और द्वितीय चरण तीव्र गति से होता है। तो अभिक्रिया की दर प्रथम चरण पर निर्भर करेगी। तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो प्रथम चरण पर निर्भर करेगी वेग स्थिरांक, और प्रथम चरण में N2O5 का केवल एक अणु है, इसलिए N2O5 की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करेगा, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ना कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। तो एक और उदाहरण लेता हूं मैं। देखिए दूसरा उदाहरण दिखाता हूं। उदाहरण दूसरा देखिए, H2O2 आयोडाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O और O2 में परिवर्तित होते हैं। संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से अभिक्रिया की दर H2O2 की सांद्रता पर निर्भर करना चाहिए। जो होना चाहिए वो होना चाहिए अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक H2O2 की सांद्रता के स्क्वायर पर। यह अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक होना चाहिए, लेकिन यह अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक गलत है। देखिए क्रिया विधि को समझें, अगर क्रिया विधि को समझें तो प्रथम चरण एक में क्या होता है, H2O2 ये उत्प्रेरक से अभिक्रिया करता है, H2O बनाता है, और एक ऑक्सीजन जो बचा वो IO- बनाता है दूसरे, और ये मंद गति से होता है। दूसरे चरण में, चरण 2 में जो दूसरा H2O2 का अणु है ये पहले चरण में बने IO- से अभिक्रिया करता है और फिर से H2O और O2 में परिवर्तित हो जाता है। H2O एक ऑक्सीजन निकला यहां से, इससे जुड़ेगा O2 और I- फिर वैसा ही बच जाता है। तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो ओवरऑल अगर अभिक्रिया देखेंगे तो IO3- से कट गया, I- से कट गया, तो ये H2O2 के 2 अणु लगे
आयोडाइड आयन की उपस्थिति में यह उत्प्रेरक का काम करेगा। मैंने आपको कल बताया था पिछली क्लास में कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के अंत तक जिसकी मात्रा और रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो ये देखें H2O में बदल गया, 2 H2O और 1 O2। तो अभिक्रिया की जो दर है वो सबसे मंद गति पर निर्भर करती है। तो मंद गति में 2 अभिकारक हैं, H2O2 और आयोडाइड आयन। तो H2O2 की सांद्रता की प्रथम घात पर और आयोडाइड आयन की सांद्रता की दूसरी घात पर निर्भर करता है। तो यह होगा अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक, सही वेग नियम व्यंजक ये है, ये वाला गलत वेग नियम व्यंजक है। आई बात समझ में? तो क्रियाविधि जानना बहुत जरूरी है अगर अभिक्रिया की वेग नियम व्यंजक लिख करके अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना है। पता करना है कि अभिक्रिया की दर किन अभिकारकों की किस घात पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है, ना कि सैद्धांतिक मान है। नोट करिए इसको। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है ना। ये रासायनिक बलगतिकी हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत कम वीडियोस में कंप्लीट किया हम लोगों ने इसको, है ना। 8-9 वीडियो हमने इस पे बनाए, जबकि इसके पिछले चैप्टर्स में काफी बड़े बड़े वीडियो बने थे और काफी ज्यादा वीडियो, लगभग 20-22 वीडियो हमने विलियन चैप्टर में बनाया था। तो धीरे धीरे हम लोग इस पे कम लेक्चर में हमने ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एनसीईआरटी के सेकंड बुक का। अभी तक हम एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर हमने इसमें कवर कर लिए। अब हम कुछ एनसीईआरटी के सेकंड बुक से कुछ चैप्टर उठा लें, उसको भी कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड बुक स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन में जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में, है ना। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।